हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सेल का। तो लास्ट क्लास में हमने सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। एन ई आर एन एस टी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन में देखो हो क्या क्या। अभी तक जब आप निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? ई नॉट सेल निकाल रहे थे। ई नॉट सेल जो निकालते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो आप निकालते हो ना, ये होता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड एंड कैथोड आर सेम। ठीक है। तो ये होता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड और कैथोड सेम। तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू कब होती है? जब या तो आपका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो या एनोड और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन सेम। ठीक है। बट अगर ये केस ही ना हो, मतलब आपको ऐसे केस पे निकालना हो ई सेल का वैल्यू जब वो यूनिटी भी ना हो ना ही सेम हो, तो उसके लिए हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। ये यूज होता है, यूज टू फाइंड ई सेल। इसको मैं ई सेल लिख रहा हूं। एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर देन यूनिटी, एट कॉन्सेंट्रेशन अदर देन यूनिटी। ठीक है। यूनिटी के अलावा कहीं पे अगर आपको निकालना है तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हो। ठीक है। अदर देन यूनिटी। तो देखो कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं डेनियल सेल के केस में आपने क्या लिखा था, सेल रिप्रेजेंट, जैसे आपने एनोड पे क्या लिखा था, डेनियल सेल जब आपने कनेक्ट किया था। जब आप डेनियल सेल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? डेनियल सेल, जब आप डेनियल सेल कर रहे थे तो एनोड पे क्या लिखे थे? जेड एन टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या लिखे थे? Cu टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन Cu। और इसकी रेडॉक्स इक्वेशन क्या लिखी थी आपने? रेडॉक्स में लिखा था ना, जेड एन सॉलिड, Cu टू प्लस एक्वस, और यहाँ पे ये जेड एन टू प्लस एक्वस प्लस Cu। ठीक है, ये चीज लिखा था। और इसका अगर आप सेल रिप्रेजेंटेशन देखते तो ये रहता सेल रिप्रेजेंटेशन। जेड एन टू प्लस Cu टू प्लस Cu। ठीक है। ये तो देखो, अब क्या है, अगर आप इनका स्टैंडर्ड वैल्यू लोगे तो ई नॉट का वैल्यू तो आप इजिली निकाल सकते हो। जैसे आपको ई नॉट एस ओपी पता होता या ई नॉट एस आरपी पता होता, तो दोनों को आप ऐड करके ई नॉट सेल निकाल लेते। ई नॉट सेल क्या होता? ई नॉट एसओपी प्लस ई नॉट एस आर पी। ये आपका एनोड का है और ये आपका कैथोड। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता थी। अगर मैं बोलूं कि आपको, और इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी रही होगी, बट अगर मैं बोलूं आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन जब यूनिटी ना हो, तो उसके लिए आप रेडॉक्स इक्वेशन का यूज करोगे। और देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन। आगे मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज। देखो आपकी इक्वेशन क्या आई थी? यही आई थी ना, Cu2 प्लस एक्वस, जेड एन टू प्लस एक्वस Cu। तो देखो ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको यूज करनी है आगे से। ई नॉट ई सेल, ई सेल जो होगा, ई सेल वो होगा ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर आता है वो आता है आपका ये वाला एनायन, जो आपका रेडॉक्स में
राइट हैंड साइड में एनायंस होंगे, यानी Zn2+ ऊपर आएगा बस, और नीचे आएगा ये आपका LHS के आयंस Cu2+, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनती है जिसमें ये आपको कंसंट्रेशन लेनी होती है, ठीक है। तो ये रहती है इक्वेशन जो आपको यूज करनी होती है। आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा, Kc एंड Qc पढ़ा होगा। तो ये जो होता है ये Qc होता है, एक तरह से Qc निकाला जाता है। Qc में क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमने सॉलिड को इग्नोर कर दिया, तो Qc क्या लिखेंगे इसका, Zn2+ और Cu2+, यही होता है Qc। तो यही लिखते हैं ना। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी जगह पे अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो क्यू क्वोशंट कहता है, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। क्वोशंट कहलाता है, वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो क्यूसी ये आपने 11th में पढ़ा होगा, जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होगे चैप्टर, उसमें क्यूसी समझाया था। तो ये क्यूसी ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे, उसमें जो आपका राइट हैंड साइड के एनायंस होंगे वो ऊपर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले एनायंस नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको और इसमें डिटेल में चीजें कुछ बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये आर क्या है, ये देखो आर जो होगा आपका वो गैस कांस्टेंट कहलाएगा। आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स। इसी तरह से एफ जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट कहलाता है, फैराडे कांस्टेंट कहलाएगा। ये 96487 गुलाम होता है, और टी जो होता है वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होगा इन केल्विन, ठीक है। अब देखो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो अगर आप इसकी सारी वैल्यूज पुट करो तो इसका एक एक्सप्रेशन निकलता है। एक चीज और ध्यान रखना, जो एल एन होता है आपका, ये जो एल एन एक्स जो होता है, ये अगर आप चाहो लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, 2.303 लॉग एक्स में कन्वर्ट, मतलब ये पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे कुछ और पॉइंट बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ ना लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, नेचुरल लॉग एक्स ये 2.303 लॉग एक्स के बराबर होगा। इसका बेस एक्सपोनेंशियल होता है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। उसके अलावा लॉग 10 जो होता है हमेशा आपका 1 होगा, लॉग 1 जो होगा ये 0 होगा। लॉग देखो लॉग में अगर कोई एक्स की वैल्यू है, ये अगर आपका ग्रेटर देन 0 होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, और लॉग एक्स लेस देन होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। और लॉग 1 पे 0 होता है, ये ध्यान रखना। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव आएगा, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगा। इसके अलावा लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे लॉग 10 की पावर अगर 5 है तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। अगर लॉग 10 की पावर 8 आ रहा है या -8 आ रहा है तो आपको -8 लिख। उसी तरह से लॉग अगर a इंटू बी है, दो चीजें मल्टीप्लाई है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग। अगर लॉग में a डिवाइड बाई बी हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, अगर आपका होता लॉग 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, तो आप इसको लिख सकते थे लॉग 10 की पावर 8, क्योंकि पावर्स क्या होती है 5 माइनस -3, ये लॉग 10 की पावर 8 है तो ये 8 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर लॉग 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -4 होता तो ये हो जाता 10 की पावर लॉग 10 की पावर -3 प्लस, सॉरी, -3 और -4 ऐड हो जाते तो ये हो जाता -7, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो लॉग की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार अभी यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये सारी चीजें अभी लॉग की हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो जैसे में लॉग अगर आपका एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें कर लीजिए आप,
फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप नोट तो कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इक्वेशन आपकी सिर्फ ये होती, जैसे देखो आपको अगर ये इक्वेशन दी होती है, एनोड वाली इक्वेशन क्या है, Zn से Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर आपको इसके लिए लिखना है ना, तो देखो इसका ई सेल क्या लिखोगे, ई सेल आएगा ई नॉट माइनस में RT NS लॉग। देखो यहाँ ऊपर वाला पार्ट नहीं ऊपर आ जाएगा, मैंने बोला ना, जो भी आपका RHS वाला आयन होगा वो ऊपर आता है, ये RHS आयन होते हैं, ठीक है। और नीचे आपका LHS के आयन आयन आएंगे, बट यहाँ कोई आयन नहीं है तो इसको 1 करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो ये एन होता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज होते हैं इन द रिएक्शन, नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है तो आप 2 ले लोगे इसको, ठीक है। और एक तो ये ई सेल आपका जो बनेगा वो बन जाएगा E0 RT 2F लॉग Zn 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे क्या होगा, मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं, जैसे आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ तब आपको एक चीज समझाता हूँ। आपने ई सेल नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू E0, चलिए ये स्टैंडर्ड वाला, माइनस में RT N Ln RHS आयंस, आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और नीचे LHS आयन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे, आर का वैल्यू जो है आपका कितना है, गैस कांस्टेंट कितना लेते हैं हम लोग, गैस कांस्टेंट 8.314 लेते हैं, इसको 314 लेते हैं, ठीक है, जूल केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद एफ जो होता है फैराडे कांस्टेंट होगा, ये फैराडे कांस्टेंट कहलाता है, फैराडे कांस्टेंट कहलाएगा, ये होगा आपका 96487 गुलाम पर मोल, गुलाम मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद पी आपका केल्विन होता है, टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन है। मैं एक 298.25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एल जो भी ये पार्ट है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2.303 लॉग, लॉग में, ठीक है। तो जब ये सारी वैल्यूज पुट करते हो ना तो इसका एक नंबर आता है, जैसे ई सेल ये आएगा, ई सेल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा E0 सेल माइनस में 0.059 बाय N लॉग RHS आयन कॉन्सेंट्रेशन और LHS आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको हम QC भी बोलते हैं एक तरह से। तो ये होता है एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है एक तरह से नस्ट इक्वेशन जो आपको याद है, ठीक है, ये है नस्ट इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। नस्ट इक्वेशन, ये आपकी नस्ट इक्वेशन, ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप, और ये जो एन है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हो रहे होते हैं, नंबर, कुछ को अलग से लिख देता हूँ, ये बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन रेडॉक्स, रेडॉक्स एनोड कैथोड, ये आपका एंडिंग है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आगे आपको कराता हूँ, ठीक है। तो
चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उसके बेसिस में सारी चीज आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चन करने से पहले ना, कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी उसके भी पीवाईक्यू के आज खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या कह रहे हैं, फॉर द डेनियल सेल, मतलब आज हम क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यू खत्म करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर ए डेनियल सेल, ये आपको दे रखा है विद ई नॉट इतना, तो ये आपको मैंने बताया था डेनियल सेल के केस में ई नॉट इतना है। इफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन इट, अगर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Cu2, ये सही है। ये आपको केस दे रखा है, अगर ई एक्सटर्नल आपका ग्रेटर देन ई नॉट सेल हो जाए, तो ये केस क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का केस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का केस होता है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा, तो क्या होगा, इसके केस में क्या होता है, आपका करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो Cu2 Zn ही तो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो केस है डेनी इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, सेल एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक, नहीं, गैल्वेनिक सेल की तरह क्यों करेगा, ये तो इलेक्ट्रोलाइट की। गैल्वेनिक का कंडीशन ये होता है ना, EXT इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है। अगर ये सही हो गया तो आपका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग ना अगला क्वेश्चन करने जाएंगे। चलिए, इसको कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या है, a galvanic a galvanic cell behave as a electrolyte cell when, इलेक्ट्रोलाइट कब होगा, जब आपका ई एक्सटर्नल ग्रेटर, इसका डी होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है, और ये भी सेम वैसे ही है, तो इसका भी सी होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला देखिए क्या कह रहे हैं, हटा दो इसको मैं सारा। चलिए, गिव टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो, इसमें केस में आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको डेनियल सेल का केस कराया था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का केस कराया था ना, तो वो चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। आप डेनियल सेल वाले केसेस लिख सकते हो, और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो डेनियल सेल वाला था, डेनियल सेल, वो वाले केसेस आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में लिख सकते हो, और इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता है वो। तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आप खुद से कर लेना, आपको लिखाया हुआ है। व्हाट हैपन इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ठीक है। ये केस वही सेम क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये देखिए आप, यही चीज ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहां से आप कैसे निकालोगे, ये चीज समझो। सबसे पहले आप ये बताओ, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन में देख ले, इलेक्ट्रॉन किसने लूज करें, जैसे ये Zn 0 पे है और ये 2 प्लस पे, तो 2 प्लस है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी इसको सीधा उठा के आप एनोड पे डालो। Zn से Zn2, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसका चार्ज बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ेगा, जैसे 0 से 2 प्लस लिया, तो ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। अब ये ऑक्सीडेशन है तो नॉर्मल सी बात है, Zn से Zn2 प्लस आ जाएगा, ठीक। अगला देखो, ये Ag प्लस, ये प्लस से 0 पे गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। अगर एक बात बताओ, Ag प्लस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो Ag बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, Ag प्लस से Ag पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड वाला पार्ट। कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, मैंने आपको बताया वो ये चीज, कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया Ag प्लस से Ag। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है, ये जो दे रखा है वो रेडॉक्स दे रखा है, इससे आप बेसिस पे आपको एनोड कैथोड बताना है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, देख लो किसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ,
तो इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये आपका एनोड पे आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब आपका रिडक्शन, तो ये आपका कैथोड पे आ गया। अब देखो, जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो एनोड का पार्ट को पहले लिखते थे, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर Ag प्लस से Ag। ये पॉइंट समझ में आया सबको? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, देखो ऐसा कौन सा आंसर है, ये वाला है ना, तो आपका डी होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। आपको समझ में आ गया ये? एक बार मैं दोबारा से आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ये है हमारा कौन सा, सिक्स क्वेश्चन है ना, हाँ। देखो, कभी भी अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है और एनोड कैथोड पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कौन सा एलिमेंट उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है। जिसमें प्लस चार्ज आ रहा होगा, ये आप सीधा समझो, जिसमें प्लस चार्ज बढ़ रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, जिसमें प्लस चार्ज घट रहा होगा, जैसे अगर आपका प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, प्लस इंक्रीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर, वो एनोड पे जाएगा। डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो, या इलेक्ट्रॉन लॉस एनोड, वहां ऑक्सीडेशन होगा। अगर प्लस चार्ज घट रहा है तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है और वो कैथोड पे जाएगा, और ये रिडक्शन हो। ठीक है, तो आप खुद देखो ना, यहाँ पे जीरो था, अगर कुछ नहीं दिया है, अगर कोई मेटल एज इट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको जीरो कंसिडर करना। तो देखो, ये जीरो से किस पे गया, +2 यानी इस पे प्लस चार्ज बढ़ा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये एनोड पे गया। यहाँ पे देखो प्लस से जीरो पे चला गया, यानी प्लस चार्ज आपका घट गया। अगर प्लस चार्ज घट रहा है तो वो आपका कैथोड पे जाएगा और वहां इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, सॉरी वहां गेन होंगे। ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे आपने एनोड कैथोड बता दिया, एनोड कैथोड बता दिया, तो आप फिर ये सेल रिप्रेजेंटेशन कर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, थैंक यू। अभी अगला देखते हैं। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्या कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, देन वी कैन इन्फर दैट। अब देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन जीरो। देखो, हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ का जो E0 होता है वो जीरो है। अगर इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब H+ से ज्यादा पावरफुल है वो। आपको E0 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, इससे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस, oxidized form is more stable, reduced and oxidized is equally, reduced form is less stable। अब देखो, रिड्यूस फॉर्म का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। देखो, रिड्यूस फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक बात बताओ, अगर इससे वैल्यू बड़ी है तो नॉर्मल सी बात है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसका रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा इस बार, और ये गेन कर जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू ग्रेटर। आप एक बात बताओ, जब हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो एनोड और कैथोड, कैथोड पे किसको रखते थे, जिसका इनो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता था। तो ग्रेटर, अगर उसका ग्रेटर देन जीरो है तो ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, कैथोड पे गया, कैथोड में गया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा तो रिड्यूस फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा सेवंथ वाला, फिर हम लोग अगला कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए 8th क्वेश्चन। डेल्टा जी एंड ई नॉट, ये मुझे अभी आपको कराना है डेल्टा जी के बारे में, मैं आपको जस्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन ये होती है, स्पॉन्टेनियस आपको मैंने समझा चुका हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो रिएक्शन जो अपने आप, जैसे अगर आप किसी हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करोगे अपने आप गिर जाएगा, बट किसी चीज को अगर आपको हाइट पे ले जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनियस भी जो अपने आप होती है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस, जैसे अगर आप किसी हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो तो वो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये होगी, डेल्टा जी जो होगा आपका लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, और ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस के लिए ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव आ गया और ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर सी होगा, 8 का आंसर सी होगा। ठीक है, आप ये कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए, इसको मैं हटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप इसका। अब देखो, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दे रही और आपको पूछा हुआ फाइंड द ई नॉट सी। तो देखो, इनमें अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा किसको एनोड पे ले जाना है, किसको कैथोड। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इनमें बड़ी वैल्यू ये वाली है। सबसे पहले देखो, दोनों में गेन की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यानी ये आपको स्टैंडर्ड ई एस
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी दे रखा है तुमने। सबसे पहली पॉइंट ये चीज एसआरपी दे रखा है। अब एसआरपी जिसका ज्यादा होता है वो आपका कैथोड पे जाता है, तो ये वाला पार्ट तो एडिटिव कैथोड पे चला गया। ये अब ये वाले पार्ट को एनोड पे लिखोगे तो एज इट इज नहीं लिखना होता। एनोड पे क्या करना होता है, जैसे कैथोड पे तो ये रहेगा, एनोड पे आपको उल्टा करके लिखना होता है। तो एनोड पे जो लिखोगे वो आप इसको ऐसे लिखोगे कि वहां इलेक्ट्रॉन लूज होता है मेरे, और इसका ई नॉट होगा प्लस में 0.44। ये आपका एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो ये ई एस आर पी ये रहा। अब ई सेल क्या होता था, ई सेल क्या होता था, ई नॉट एस आर पी कैथोड वाला, प्लस में ई नॉट ईयूपी एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड वाला। तो ये आपको कितना दे रखा है, 0.8, प्लस में ये कितना दे रखा है, पॉइंट प्लस में 0.44। ठीक, तो आप इसको ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आपका होगा 84 1 डी होगा, इसका आंसर 9 का डी होगा। ठीक है, देखो इसको दो एक और तरीका होता है इसको करने का। जैसे अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते हो तो ये आपको पता चलेगा ना कैथोड पे या एनोड पे है, तो आपको ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो। ई सेल जो होगा ई नॉट एस आर पी कैथोड वाला, माइनस में ई नॉट एस आर पी एनोड वाला। ठीक है, तो कैथोड एनोड के माइनस भी कर सकते हो, तो ये आपको आंसर वही आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8 माइनस माइनस में 0.4, तो ये हो गया 0.8 प्लस में 0.4। ठीक है, बात वही सेम आ गई। तो ये ई नॉट सेल आ गया। ठीक है, 9 का। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला करते हैं। अब ये जरूर आप इसमें एक चीज मैंने जो बताई हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी एसआरपी ज्यादा है, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में एसआरपी ही दे रखा होता है, ईओपी नहीं होता है। तो जो जिसका भी वैल्यू ज्यादा है उसको डायरेक्ट आप कैथोड पे रख दो, जो दूसरा बच्चा उसको एनोड पे रखो, लेकिन उल्टा करके रखो। अगर आप उल्टा करके रखते हो तो एज इट इज ऐड कर सकते हो, अगर आप उसको उल्टा नहीं करते हो एज इट इज रखते हो तो माइनस के साथ कर देंगे। ठीक है, इससे आपको आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसको हटा रहा हूं मैं फिर। आप देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो सीधी बात है, इसमें जो बड़ी वैल्यू है कैथोड पे रख दो। ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो इसको कैथोड पे रख दो। ये कैथोड पे हो गया। अब ये आपका है आपका एनोड पे, ये आपका एनोड पे जाएगा, बट इसको एनोड पे उल्टा करके लिखना पड़ेगा। यानी एनोड की इक्वेशन जो होगी वो ऐसी होगी। मैं आपको यही लिखा देता हूँ। एनोड एनोड की जो इक्वेशन होगी उसको उल्टा करके लिखना, ऐसे लिखना पड़ेगा। SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ई नॉट, इसको उल्टा करके लिखो 0.1। ठीक है, 0.14 आ गया। और कैथोड का तो एज इट इज रखा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड, एक चीज देख लो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 2 और 2। और फिर जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो देखो एसएन का 2 प्लस आएगा, एसएन का 2 प्लस आएगा, ये 2Fe3 आ जाएगा। और देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए। आपका आ गया SN2 प्लस, SN2 प्लस प्लस में 2Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस। ये समझ में आया? अब ये इक्वेशन आ गई। तो और ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया, ई नॉट सेल ये हो गया 0.14 प्लस में 0.77। तो इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8 7 9। हाँ, सबसे पहले SN2 प्लस 2Fe3 वाला देखो कहाँ पे है, 2Fe3 प्लस कहाँ पे है, ये रहा। ये होगा आपका, ये इसका आंसर बी होगा। अभी मैं दिखा दूंगा आपको जब ये ओपन कर हटाऊंगा।
तो इस क्वेश्चन को एक बार जरा देख लो आप लोग, फिर मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको दोबारा समझा देता हूँ, फिर अगला करते हैं हम लोग। हमारा ये है कौन सा, 10th क्वेश्चन। देखो, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है ये पता करना कि इसका कौन सी इक्वेशन आपको कैथोड पे लेनी है, कौन सी एनोड पे लेनी है। कैथोड पे हमेशा वो वाला वैल्यू जाएगा जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा। जैसे इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसको हमने ऐड कैथोड पे, अब ये कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आता। बट जब आप एनोड पे लिखते हो तो आपको चीजें अपोजिट करनी पड़ती है। जैसे देखो, मैंने एस एन को पहले लिखा, SN2+ बाद में लिखा, ये बाद में लिखा। और ई नॉट सेल का वैल्यू भी अपोजिट, माइनस से प्लस करके, ठीक। तो ये एनोड हो गया। अब कैथोड पे क्या, देखो एक चीज और देखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे अगर आप देखोगे अपनी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से इसलिए करा ताकि मैं 2 कैंसिल आउट कर दूं। फिर उसके बाद पूरे को हटा के ये मैंने करा। उसके बाद जब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो ये SN और 2Fe3+ एक साथ आ जाएगा। ये चीज मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे ये SN होगा, ये आपका SN होगा, क्योंकि ये SN है ना, तो ये SN आएगा, ठीक है। तो SN आ गया, 2Fe3+ ये आ गया। और फिर SN2+ में कन्वर्ट हुआ, ये SN2+ ये रहा। और फिर उसके बाद 2Fe2+ यहाँ आ गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो ये फाइनल इक्वेशन हो गया। अब ये वाला अगर आपका बी का आएगा, अब इसमें देखो आपका ई नॉट सेल क्या होगा, ये EOP है आपका, और ये आपका ERP है। तो दोनों को ऐड कर दिया, कैथोड एनोड के, आपको फाइनल आंसर आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी हम लोग अगला कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए इसका बी पार्ट यही है ना, जो हमने निकाला था वही है, ठीक है। चलिए अगले इसको कर लीजिएगा। ई नॉट सेल निकालना सीख लिया हमने। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपका 11, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको ईएमएफ बताना है, ठीक। तो ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, रेडॉक्स। तो उसको लिखने के लिए देखो, दो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। ये वाला पार्ट जो होता है स्टार्टिंग एनोड पे आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला पार्ट कैथोड पे आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ जो एनोड पे है। तो एनोड पे आपकी इक्वेशन क्या आएगी, एनोड पे क्या लिखेंगे, Fe सॉलिड से Fe2+। और दोनों का डिफरेंस जो होता है, जैसे देखो इस पे जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 मानना है, और यहाँ 2 है तो दोनों का डिफरेंस 2 है, और ये उधर ऐड करना है जहां पे प्लस चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे H+ है, ये कैथोड की इक्वेशन है। तो ये आपका H+ है। अब देखो यहाँ पे H+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ये H+ से H2 में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे जिधर भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर ही ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ H2 में कन्वर्ट होता है। बट एक चीज देखो, मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन्स आपको हमेशा बैलेंस करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इक्वेशन ही बन जाएगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया कैथोड पे। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, एनोड पे दे रखा है, कैथोड पे दे रखा है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इसको, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आपके पास जो रेडॉक्स इक्वेशन आएगी, रेडॉक्स वही आएगी, Fe का सॉलिड 2H+, 2H+। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका Fe2+ और H2, ठीक है। ये H2 का कैंसिल, ये पॉइंट समझ में आया? तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी देती है। Fe2+ कितना दे रखा है आपको, और H+ कितना, जैसे H+ आपको 1 m दे रखा है, उसको 1 m ले लो। और Fe2+, इसको ये मैंने 10⁻⁻² लेके कर रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ 10⁻², 10⁻², ठीक है। ये -2 m। और यहाँ पे देखो ना, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, तो इसका भी 1 बार दे रखा है, ठीक है। ये 1 बार हो गया, ये 10⁻²m हो गया।
ये आपको दे रखा 10⁻⁻²m, ये आपको 1m दे रखा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गई। अब देखो ई सेल का इक्वेशन क्या लिखते थे हम, ई सेल क्या लिखते थे, ई सेल क्या होता था, नस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस में पॉइंट, देखो यहाँ पे ना 298 केल्विन पे ही दे रखा हो, जो आपको मैंने बोला था 0.059 बाय एन। अब एक चीज देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए, जैसे आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट किए ना, तो एन का वैल्यू यहाँ 2 लेना पड़ेगा, एन लॉग, यहाँ पे देखो आयन आपका आरएचएस साइड में कौन सा आयन है, Fe2+ है ना, तो Fe2+ यहाँ, ये Fe2+ लिखा है, और राइट हैंड साइड में आपका है 2H+। तो देखो यहाँ पे ना जो ये नंबर होता है ना, इसको आपको पावर में करना पड़ता है, यानी इसका इक्वेशन ऐसा होगा H+ का होल, ठीक है, ये इक्वेशन हो बनी है। अब इसमें वैल्यूज एन की वैल्यू 2 है, उसको पुट कर लो, आप लोग एन का वैल्यू 2 पुट कर लो। तो देखो एन का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ई सेल का इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं मैं। ई सेल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, पॉइंट, ये ई नॉट दे रखा 0.044 लिखिए, माइनस में 0.059/2 कर दो, लॉग में Fe2+ कितना दे रखा है, 10⁻⁻², 10⁻⁻² कर दो, और ये आपको 1 दे रखा है, तो इसको 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन बना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर log 10⁻n है तो वो n बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ -2 बाहर आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ देखो, तो ये क्या हो गया, ई सेल आपका बन गया 0.44 माइनस में 0.059/2 इंटू में -2। अब इस -2 को माइनस के साथ करूं तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या आएगी, प्लस में 0.05, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, आप ऐड करके 0.499, हाँ 499 आ जाएगा ना इसका आंसर आपको, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट में 499, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये दे रखा था ना, तो सबसे पहले इसको आपको एनोड और कैथोड फॉर्म में रखना होता है, क्योंकि आपको उससे रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी होती है। तो देखो ये चीज समझो आपने, ये चीज आप समझो यहाँ पे, सबसे पहले देखो इस इक्वेशन में आपको ये जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये आपको एनोड दिया होता है, दूसरा पार्ट कैथोड फॉर्म है, ठीक है। तो तो आपको ये समझना है, एनोड पार्ट पहले आया, कैथोड पार्ट बाद में आएगा। तो एनोड का मैंने देखो इक्वेशन लिखा है, Fe से Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उधर ऐड करना जहां पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा, और दोनों का डिफरेंस होगा, अगर कुछ नहीं तो 0 है तो दोनों का डिफरेंस 0 ही है। कैथोड पे आपको H+ से H2 दिया हुआ, तो H+ से ये इलेक्ट्रॉन ऐड करा, हाफ H2 आया। इसको हमें देखो अभी एक चीज क्या है, हमें यहाँ ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे, तो ये आ गया 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है। फिर उसके बाद अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इन दोनों को इक्वेशन को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो देखो Fe का ही आया, ये लिखा, 2H+ आया, ये लिखा, फिर उसके बाद ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर आपका दूसरी तरफ बढ़ेगा Fe2+, ये बचा, और H2 गैस, ठीक है। अब ये रेडॉक्स इक्वेशन आ गई। अब रेडॉक्स इक्वेशन देखो, आपका ई सेल क्या होता है, नस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग में Fe2+ और H+ का होल, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, तो आप क्या करो, ई नॉट सेल ये वैल्यूज करो, पुट करो यहाँ पे, और सारी वैल्यूज पुट करो, तो ये आप सिर्फ सारी वैल्यूज पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये 1 था, ये वैल्यूज पुट करोगे, एन का वैल्यू 2 लोगे, तो फाइनली आपके पास ये सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, ये मुझे अभी मैंने आपको कराया नहीं है, तो इसका क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, तो डेल्टा जी अभी मैंने नहीं कराया है, तो इसका हम लोग बाद में करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 13। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल इक्वेशन। आपको सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, तो वो तो आप नॉर्मल से लिख सकते हो, ये आ जाएगा, ई सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा,
ई नॉट सेल माइनस में 0.059। अब देखो ये इक्वेशन आप देखोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको साफ समझ में आ रहा होगा, इसमें टू आएगा क्योंकि हमने बार बार इस तरह का किया है, तो इसका एन टू है। लॉग आपको आरएचएस वाला एन पहले ऊपर रखना, जेड एन टू प्लस ऊपर आ जाएगा और सीयू टू प्लस नीचे। ये आपका हो गया नस्ट इक्वेशन। तो राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आपने नस्ट इक्वेशन लिख दी। अब क्या कह रहा है, हाउ विल द ई सेल बी अफेक्ट, ई सेल की बात कर रहा है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, इसका। आप देखो जब आप इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू घटेगी। अब ये वैल्यू घटेगी तो नॉर्मल सी बात है, पूरी वैल्यू घटेगी। अब ये घटेगी तो ई सेल बढ़ेगी क्योंकि आप माइनस में ले रहे हो ना। तो जैसे ये देखो, आपने जैसी सीयू टू प्लस का वैल्यू क्या करा, इंक्रीज किया। आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये ओवरऑल घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये पूरा घटेगा, अगर ये घटेगा तो ई सेल बढ़ेगा। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, आपका ई सेल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका जो माइनस वाला पार्ट है वो घट रहा है। अब एक बार बताओ, माइनस वाला पार्ट घटेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ध्यान ध्यान रखना, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो ई सेल का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि ये वैल्यू घटने से ये वैल्यू, एक सीधी बात हो, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी ना तो ये वैल्यू घटेगी, अगर ये वैल्यू घटेगी तो बढ़ेगी। क्योंकि एक बात बताओ, इसको फिक्स मान लो आप, एक्स को मान लो फिक्स आप 10, एक बार माइनस करो 7 तो कितना आएगा 3, एक बार 10 में माइनस करो 5 तो आया 5। तो एक चीज देख रहे हो, जब ये माइनस वाला पार्ट घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह से जब ये पार्ट घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये पार्ट बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो अगले वाले केस में देखो, ये इंक्रीज कर रहे हो ना, अब ये इंक्रीज कर रहे हो, पूरा इंक्रीज होगा तो इस बार आपका घट जाएगा, ई सेल का वैल्यू आपका घटेगा। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, for the electrochemical cell give the cell representation also to the write the nurse, पिछले आप लोग खुद से करना। आप देखो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन तो वो तो आप देखो सीधी बात है, और नर्स इक्वेशन लिखनी है। तो देखो सेल, आपको मैंने पहले ही समझाया था ना, अगर प्लस चार्ज बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे जाता है। तो इसमें देखो प्लस चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ये आपका एनोड पे जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज घट रहा है ना, तो ये आपका कैथोड पे। तो अगर आप देखो तो एनोड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज बढ़ रहा है ना तो वो जाता है एनोड पे, और प्लस चार्ज हमेशा वहां आएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखने पड़ेंगे कैथोड पे। कैथोड पे हो जाएगा आपका ये Ag प्लस से Ag। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करना है, मैंने वो पूरा स्पेस हटा दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो गया, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Ag बना। ठीक है, अब देखो अगर आप दोनों को ऐड करो, अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही है, तो आपको इसको टू से मल्टी, यानी आपको लिखना पड़ेगा 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना तो रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, रेडॉक्स Mg और 2Ag, Mg 2Ag प्लस, और देखो ये दो इलेक्ट्रॉन कट गए, Mg2 प्लस और 2Ag आ गया, Mg2 प्लस और 2Ag। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तो आपका एज इट इज वही आ गया होगा, बट गड़बड़ है इसमें, इनको 2 लेना था। अच्छा इन्होंने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी, ऐसी चीज ऐसी लिखी, जबकि इनको यहाँ पे 2 करना था। चलिए वो तो इन्होंने लिखना चाहिए था, इनको नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। आप देखो, आपको सबसे पहले अगर इसका वो लिखना है नॉस्ट इक्वेशन, और यहाँ पे देखो एन का वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा, 2 होगा। ये है 14। ठीक है, देखो यहाँ पे
अब आपके पास ये आ गया ना, तो ई नॉट सेल कैसे लिखोगे इसका? ई नॉट सेल का अब देखो यहाँ पे आप साफ दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है तो एन का वैल्यू 2 रहेगा। अगर नस्ट इक्वेशन आपका लिखना है इसका, तो क्या लिखोगे? सेल रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आएगा, मैं लिखा देता हूँ। सेल एनोड वाला पार्ट पहले आएगा, यानी Mg से Mg2+ बना है। फिर उसके बाद आपका Ag+ से Ag बना है। फिर उसके बाद Ag+ से Ag बना है। तो Ag+ से Ag बना है, तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर नास्ट इक्वेशन लिखनी है इसकी, यानी यार देखो नास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपका है Ag और ई सेल जो लोगे आप, वो लोगे ई नॉट सेल माइनस में 0.052 लॉग। देखो लॉग में मैंने बोला था ना, हमेशा आपको आरएचएस वाला आयन पहले लिखना, तो Mg ऊपर रखेगा और एलएचएस वाला आयन नीचे आएगा। यहाँ 2 है तो स्क्वायर भी होगा, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसके पावर्स में। ये जो होते हैं, जो आगे नंबर्स आते हैं, इसको हम लोग स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इनकी पावर्स में आते हैं। तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी, आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन अब हम। तो देखिए अगला क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग 3 और 2। ये वाला देखते हैं 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें पहले से मेंशन है, जैसे ये स्टार्टिंग में दे रखा, तो ये नोट पे आ गया। तो आपका एनोड का इक्वेशन क्या हो गया, एनोड पे आएगा आपका एल, ये आएगा। कैथोड पे देखो, कैथोड पे आपको आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एनाइन कर दो, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमें इसको बराबर करना है, तो हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते हैं रेडॉक्स के लिए। तो क्या करो, इसको इंटू टू कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, यानी आप इसको ऐसे लिख दो, इसको इंटू 2 करके लिख लो, इसको इंटू 3 करके लिख लो। तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी 2Al, 2Al का 3+ और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो क्या आएगा, 3Ni2+, 6 इलेक्ट्रॉन और 3Ni। ये समझ में आया? अब अगर आप इसको अगर ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, तो देखो क्या क्या, 3Ni2+, 2Al, और ये 6 6 कट जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा फाइनली, आपको आया 2Al का 3+ और 3Ni, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं, 6। तो यहाँ जब एन का वैल्यू लोगे, वो आपको 6 लेना, ठीक है। अब इसके लिए आपको देखो आयंस की भी वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको दे रखा है इसका 0.1 Ni2+ कितना दे रखा है, 0.1, यानी इसको ये दे रखा है आपको 10⁻⁻m में, ठीक है। और एल कितना दे रखा है, 10⁻⁻3m, 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपको 10⁻⁻1 और 10⁻⁻3m दे रखा है। और एन का वैल्यू 6 हो गया। तो एक चीज और देखो, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज जो देखिए, ई नॉट सेल भी आपको नहीं, जैसे यहाँ पे ये दे Ni2+ से Ni का दे रखा है ना, यानी कैथोड का वैल्यू दे रखा है। अब देखो ये आपको कैथोड पे तो एज इट इज आ जाएगा, यानी ये वैल्यू तो आपको एज इट इज आ जाएगी, E0 Ni2+ Ni, ये दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है, माइनस में 0.25 वैल्यू, ये तो एज इट इज। बट देखो यहाँ पे इसने Al3+ का Al के दे रखा है, जबकि आपने Al का Al3 उल्टा करा, तो ये
यहाँ पे जो ई नॉट लोगे आप उसको उल्टा करके लिखोगे, यानी यहाँ पे जो ई नॉट आएगा वो प्लस में 1.66 आएगा, क्योंकि एनोड वाला हमेशा उल्टा करते हैं ना हम लोग। तो ये एनोड वाला कैथोड वाला, अब ई सेल क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि आपकी दोनों को वैल्यू ऐड करके आएंगे। ये चीज आप समझो, यहाँ पे जो Na2+ से Na2+ से Ni जा रहा है, जो इक्वेशन भी हमारी Na2+ से Ni ही है, तो इसको हम एज इट इज ले सकते हैं माइनस में, ठीक है। बट जो Al वाला है वो Al से हम 3+ बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको Al 3+ से Al दे रखा है, तो ये -1.66 को प्लस, ये जो है ये दोनों वैल्यू ही SRP है, ये भी SRP है, ये भी SRP है, और हमें यहाँ पे जो लिया है ये EOP है, और ये SRP ही लिया है हमने, सॉरी ये SOP है, ये आपका एसओपी ही है, और ये आपका एसआरपी है। तो आपको मैंने बताया था ना, एनोड पे हमें एसओपी लेना होता है और कैथोड पे एसआरपी लेना होता है, तो दोनों ये एज इट इज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। ये है 15 क्वेश्चन ना, ये 1.44 के बराबर आएगी वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये 1.44 के बराबर आएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए आपको इक्वेशन पता चल गई। अब अगर आपको इसका नॉस्ट इक्वेशन लिखना, ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, नॉस्ट इक्वेशन क्या आएगा, ई सेल माइनस में ई नॉट सेल माइनस में 0.059 लॉग में। अब एक चीज देखिए, राइट हैंड साइड में ये वाला आयन है, लेकिन इसके साथ एल का 2 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, और एन का 2+ है तो इसको क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू सारी पुट कर दीजिए इसमें, ये कितना है 1.42 माइनस में 0.059 बाय एन का वैल्यू 6 है, इंटू में लॉग, देखो ये Al3+ कितना दिया हुआ है -2, तो ये 10 की पावर -3 डालूंगा तो ऊपर 10 की पावर -6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -3 आ जाएगा, नीचे आपका 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये -1 डालेंगे ना, क्यूब है, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 1.44 माइनस में। देखो एक चीज बताऊं मैं, आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसको 0.059 जो दे रखा है ना आपको 0.059, इसको अप्रोक्स 0.06 कर दिए, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0.06 लेके सॉल्व कर दूँ, और लॉग में आ गया 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.44 माइनस में, ये करोगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.01 और माइनस में, ठीक है। तो एक तरह से ये आ गया आपका 1.44 प्लस में 0.03, तो ये आ गया 1.47। ये समझ में आया आपको। थोड़ा सा गलत हो गया, 47, अच्छा 47 नहीं है, 44 नहीं है, ये वैल्यू आपकी 41 थी, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ये वैल्यू जो है आपकी 41 है, 47 नहीं आई थी। ये आपकी जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपकी 41 है, तो इसको आप 4, मैंने वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 41 आएगा। अब ये 41 आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ये 41 हो गया तो ये भी आपका 41 हो जाएगा, इसको भी आप 41 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 41 हो गया। अब ये 41 हुआ तो ये सारा मतलब वही है, मैंने वो 44 कर दिया जबकि ये 41 था, ठीक है। तो ये 41 हो गया, अब ये 41 हो गया तो आपका ये 4 हो जाएगा, 41 है ना, तो ये आपका 4
1 है, तो ये 4 4 होगा, 4 7 नहीं होगा, ये 4 4 होगा। ये फाइनल आंसर आपका है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है इसमें। और ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा जिसमें आपको एन की वैल्यूज भी निकालनी पड़ी और सब कुछ निकालना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपको बोला था ईएमएफ निकालना है, तो आपने क्या करा, और ये हमेशा 290 मतलब 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ज्यादातर बोलेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने। सबसे पहले आपने इसको एनोड पे लिया, ये वाला पार्ट आपका एनोड पे आएगा, तो मैंने देखो एनोड की इक्वेशन लिखी। ये वाला पार्ट आपका कैथोड पे आएगा, तो मैंने देखो कैथोड की इक्वेशन लिखी। ठीक है, उसके बाद आगे समझो आप लोग। फिर देखो जब मैंने इनकी इक्वेशंस लिखी, तो देखो एल से 0 से 3 गया, तो 3 इक्वेशंस में आपने राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया, क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं ऐड करना होता है। दूसरे केस में 2 से 0 गया, तो 2 का डिफरेंस आया, हमने यहाँ लिख दिया। अब एनोड और कैथोड में जो होगा, ये डिफरेंस ऑन मैप, ये क्या होता है, ये जहां कुछ नहीं लिखा वो 0 लेना होता है, और जहां पे लिखा है उसको उससे माइनस करना होता है, जो नो डिफरेंस होता है वो वैल्यू लिखनी होती है, और ये वैल्यू आपकी ऐड होती है आरएचएस साइड में। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड की वैल्यूज लिख ली हमने। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको 2 से करा, इसको 3 से करा। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, देखो ये वाली इक्वेशन आ गई, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके 3। तो फिर जब इन दोनों को ऐड करा तो 6 6 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल इक्वेशन ये आई हमारी। इसमें एन का वैल्यू 6 है, आपको ये वैल्यू 10 की पावर -1 दे रखी है, ये -3 देखे। अब इसकी इक्वेशन का देखो, आपको जो वैल्यूज दे रखी थी ये आपको एसआरपी दे रखी है, जबकि कैथोड वाला तो ठीक है आप एज इट इज लिख लो, बट एनोड में हम हमेशा ईओपी लेते हैं। तो उसको क्या करा, मैंने इसको चेंज करके लिखा, प्लस में कर दिया। फिर इन दोनों का जैसे एसआरपी और यूओपी ऐड करते हैं तो हमारे इनोड सेल आता है, तो इनोड सेल आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनोड सेल के बाद हमने ई सेल निकालने का, ये नर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देख के लिखा, यहाँ पे जो आरएचएस साइड में आयंस होते हैं वो हमारे ऊपर आते हैं, एलएचएस वाले आपके नीचे आते हैं। आरएचएस साइड में जो आयंस थे हमने ऊपर लिखा, और वो भी क्या है, स्क्वायर फॉर्म, और ये आपका क्यूब फॉर्म है। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और फाइनली हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। अगर ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो बाकी के क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए आपका 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, जो मैंने आपको पहले कराया उसी के टाइप का है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ये अब बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे ये जो 16 क्वेश्चन है ये इसके जैसा है बिल्कुल, जो मैंने आपको 11th क्वेश्चन कराया था, आप उसकी हेल्प से ये 16 क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यूज दे रखी है, तो अब इसमें ये आपका कैथोड पे चला जाएगा और ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा बस। और सारी वैल्यूज दे रखी है, तो आपको इजिली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका पार्ट देखो, ये आपका एनोड वाला पार्ट है, ये कैथोड वाला पार्ट है। कैथोड पे तो 0 है, बट एनोड पे क्या करते हैं, हम हमेशा उल्टा करके लेते हैं ना, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी। तो ई नॉट सेल इसका जो होगा वो आ जाएगा आपका 0.1। ई नॉट सेल आ गया। अब नस्ट इक्वेशन लिख लेना इसकी, और एनोड कैथोड का लिख के आप रेडॉक्स इक्वेशन लिख सकते हो ना, और रेडॉक्स रिएक्शन लिख लोगे तो आपकी इसकी पूरी इक्वेशन भी आ जाएगी, और फिर ये आप कर लेना सॉल्व। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ये वाला 16 खुद से कर लेना, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ये वाला भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कराया ऊपर के वैसे ही सॉल्व करना है। एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। देखो मेन क्या होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप। सबसे पहले आप एनोड और कैथोड की इक्वेशंस लिखोगे, फिर रेडॉक्स रिएक्शन लिखोगे, फिर इनोड सेल का वैल्यू निकालोगे, फिर नर्स इक्वेशन लगाओगे और उसमें वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो आप इसको करना, अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा 17 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या और हम कर सकते हैं अभी। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग, ये भी सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, ये सारे सेम इक्वेशंस हैं। तो ये आप सॉल्व करना खुद से, ये सारे 18 19 ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ये अभी मुझे कराना है डेल्टा जी और केसी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी आप लोग इतना कर लीजिए, और फिर उसके बाद ये सब तो अभी हम बाद में करेंगे। ये 21 आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, कर लेना सॉल्व।
और 23 कर सकते हो आप लोग सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसको कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद 24 तो नहीं कराना है आपको अभी। अभी कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप नहीं कर सकते। और डिप्ट इन ओके, आपको ये देखो इसमें जिंक रॉड डिप्ट इन सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। ये देखो 25th, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्या कह रहा है। 25th क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कह रहा है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन ए इतना एम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो समझ लो आपको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है, तो Zn से Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यही रहता है इक्वेशन, ठीक है। ये आपका जिंक का जो हम एनोड पे लिखते थे, याद है डेनियल सेल में एनोड पे ये लिखते थे, तो यही दे रखा है आपको। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना दे रखा है, 10⁻⁻, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे Zn2 प्लस से Zn का दे रखा है ना, और आपको ये चाहिए, तो आपको ई नॉट, एक तरह से ये एसआरपी दे रखा है, ईओपी आपको चाहिए, तो ये एसओपी, एसओपी क्या हो जाएगा इसका, 0.776 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसके लिए नर्स इक्वेशन सिर्फ इसके लिए लिखो, तो क्या लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाय 2, दो यूज हो रहा है ना इसलिए, और लॉग में। अब देखो ऊपर ये आपका आरएचएस साइड में ही है ना। हम्म, तो देखो ये आपका आरएचएस साइड में ही है, तो आरएचएस साइड में तो आप इसका क्या लिखोगे, एज इट इज ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ई नॉट सेल आपका हो गया 0.76 माइनस में पॉइंट, इसको मैं 0.06 डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, इजी हो जाता है, लॉग में 10⁻⁻2, तो ये आ गया आपका 0.76 माइनस में 0.03 इंटू में, तो ये हो जाएगा 0.76 प्लस में 0.06, तो ये आ जाएगा 8, 6, 0.82 आ गया। लेकिन एक चीज है नो, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये ई Zn से Zn2 प्लस की है, यानी ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर आपको इसका ये निकालना होता ना Zn2 प्लस से Zn, तो इसका माइनस करना होता, -0.82, और ये SRP है। ये पॉइंट समझ में आया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं अगला करा रहा हूँ आपको। राइट द, क्या है अगला क्वेश्चन, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। ये सब आप खुद से कर सकते हो, आपको वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन का ना, हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जो आप लोगे H+ से H2, ये हमेशा 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इसी का आएगा। जैसे ये आपको दे रखा है Sn2 प्लस से, और आपको चाहिए Sn वाला, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में 0.114 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। 26 आप खुद से कर लेना सॉल्व, इजी है, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारा कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, आप इसको कर लेना। फिर अगला 27 अभी आप मुझे कराना है पड़ेगा आपको। और ये तो इजी है, आपको इक्वेशन दे रखी है, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेना इसको सॉल्व। 28 आपका जैसे ये वाला कराया ना, उसी टाइप का 28 जो है आपका, जो मैंने आपको 15th कराया था ना, 28 ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने 15th कराया था। ये क्वेश्चन जो है आपका, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 15 सॉल्व कराया था, ऑलमोस्ट उसी के हट जाता है, तो आप कर लेना इसको सॉल्व। और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन,
ठीक है, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, द सेल एंड इज ईएमएफ इज इतना, सीएमएफ इज इतना, राइट द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ करंट। ये तो इजी है, देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये इक्वेशन देख के आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शंस लिखनी है, वो आप लिख सकते हो खुद से। मैंने आपको समझा दिया एनोड कैथोड पे कैसे लिखते हैं। हम्म, ना, ये वाला भी कर लेना आप, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से आप कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन को जो भी मैंने सॉल्व कराया उसको रिपीट करके दोबारा से देख के आप सॉल्व करके कर सकते हो। तो अब यहाँ तक आप लोग कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे, जैसे आपका गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और डेल्टा जी बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कराऊंगा, डेल्टा जी और केसी। उसके बाद हम लोग ये वाला टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स। तो अभी आप लोग इतना कर लीजिए, फिर हम बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू। हम्म।